नमस्ते जय हिंद साथियों। पिछले कक्षा में हमने प्रियम्बल को कंप्लीट किया था, जिसे हम प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। इनको हमने पूरे के पूरे कंप्लीट करा और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो चीज़ें इम्पोर्टेंट था उनको हमने कवर किया। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक को लेके आए हैं, एक नया चैप्टर को लेके आए हैं जिनका नाम है डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र। अगर एनसीईआरटी क्लास 9 में देखोगे तो वहाँ पे पहला चैप्टर ही है जिनका नाम है डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र। उसमें विस्तार से समझाया गया है कि लोकतंत्र क्या है, आखिर लोकतंत्र क्यों आया और कहाँ से आया और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनके बारे में समझेंगे। ठीक है, देखो डेमोक्रेसी का थोड़ा डिफिनेशन समझ लेते हैं ताकि आगे समझने में आसानी होगा। डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से बना है। डेमोस जिनका अर्थ होता है जनता और क्रेट्स का अर्थ होता है शासन। इन दोनों अगर वर्ड को मिला दे तो साफ साफ नज़र आता है कि जनता के द्वारा किया गया ही शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, और भी इनके उदाहरण को समझ लेते हैं, इसके सरल रूप को समझ लेते हैं कि लोकतंत्र के बारे में और भी किन किन तरह से समझ सकते हैं। देखो, लोकतंत्र शासन की वह व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के पास होती है और जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करके शासन चलाती है। इनका कहने का अर्थ साफ साफ है कि अगर मान लीजिए लोकतंत्र में जब इलेक्शन होता है, वोटिंग होता है, तो अपने इच्छा अनुसार किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव में बहुमत देकर जीत हासिल करवाते हैं और फिर वही सरकार का गठन करता है और फिर वो सरकार हम पे शासन करती है। सरकार जो शासन करती है एक सीमा के तहत काम करता है जिसमें कि जनता का गरिमा बना रहे और जनता को किसी तरह से मोनेटाइज ना कर सके, ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो सरल भाषा में हमने समझने का प्रयास किया कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार जो जनता के लिए और जनता के प्रति उत्तरदायी हो उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो इनके बारे में अब्राहम लिंकन का क्या विचार था उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। अब्राहम लिंकन ने थ्योरी दिया, जो स्टेटमेंट दिया लोकतंत्र के बारे में, तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज़ द रूलिंग ऑफ द पीपल फॉर द पीपल और बाय द पीपल। इनका कहने का अर्थ है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो हेरोडोटस नामक एक इतिहासकार हैं, इन्होंने लोकतंत्र के बारे में जो स्टेटमेंट दिया वो ये है कि लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें शासन जनता की इच्छा से चलता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी किन शब्दों से मिलके बना है और डेमोक्रेसी का हम एग्जाम्पल हम समझ गए हैं। ठीक है, हम टॉपिक को एक बार एक नज़र देख लेते हैं कि हम किन किन टॉपिकों को कवर करना है। देखो, हमें पढ़ना है लोकतंत्र क्या है अर्थात डेमोक्रेसी के बारे में हमें समझना है। तो वो हमने पहले इसका डेफिनेशन को समझ लिया, फिर आगे हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की शुरुआत, लोकतंत्र क्यों आया, लोकतंत्र की परिभाषाएं क्या है, लोकतंत्र के मूल तत्वों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, लोकतंत्र के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी इनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, लोकतंत्र के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे और लोकतंत्र के पिलर्स को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो लोकतंत्र के जो इतने टॉपिक हैं इनको हमने सारा कवर करना है। लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में पढ़ना है, लोकतंत्र के लाभ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लोकतंत्र को मजबूत कैसे बनाएं इनके बारे में भी हमें समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखो, यहाँ परिभाषा दी गई है कि परिभाषा क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दिया गया है कि परिभाषा हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो सीधी बात है, जब हम किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है, यानी कि कोई भी शब्द का हम अर्थ निकालने में किसी तरह की कठिनाई होती है, तो हम उनका डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरह दिया गया है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा तरीका है जो ये सुनिश्चित करता है कि यह ऐसी सरकार के लायक है और ऐसी सरकार जो हम पर शासन करे। ठीक है, तो हमने लोकतंत्र को समझा, अब लोकतंत्र के प्रकारों को समझते हैं। देखो, डेमोक्रेसी के दो प्रकार हैं अर्थात टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी दो टाइप के होते हैं। एक होता है
डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अर्थ ये होता है कि जनता सीधे तौर पर शासन करती है। एग्जाम्पल के तौर पर स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, वहाँ पर जनता सीधे पार्टिसिपेशन करती है, ठीक। और प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता अपने किसी कैंडिडेट का चुनाव करके उसे उसके द्वारा सरकार का गठन किया जाता है, फिर सरकार जनता के ऊपर शासन करता है, ठीक है। हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया में हर 5 साल पर चुनाव होता है और फिर एक नए सरकार का गठन होता है। तो इंडिया में बहुदलीय व्यवस्था है और लोकतंत्र का ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि लोकतंत्र तभी सक्सेसफुल है जब अगर आप जनता के पास अपॉर्चुनिटी रखते हो, ठीक है। और इंडिया में बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण यहाँ लोकतंत्र का एक अच्छा आधार है। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टी में कैंडिडेट खड़ा होता है और जनता अपनी इच्छा अनुसार उसको वोट करती है, उसे अपना सारा पावर को ट्रांसफ़र करती है और फिर जनता के ऊपर वो शासन करता है। ये है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कहाँ कहाँ है इनको भी हम देख लेते हैं एक नज़र में। देखो, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अमेरिका में है, कनाडा, भारत लोकतंत्र का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे अच्छा जो परिभाषा है वो इंडिया का ही है। इंडिया इसका एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि लोकतंत्र क्या होता है, कितने प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। तो लोकतंत्र 2 टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो देखो, लोकतंत्र का शुरुआत कहाँ से हुआ, इनको एक नज़र देखते हैं। देखो, कहानी की शुरुआत होती है लगभग 2500 BC के आसपास की बात है। यूनान का जो एक एथेंस नगर था, वहाँ के लोगों ने सोचा कि राजा ही हमेशा शासन क्यों करता है, नागरिक जो यहाँ के लोग हैं वो हम लोग मिलकर शासन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहीं से लोकतंत्र का विचार का विकास हुआ और धीरे धीरे अन्य देशों में लोकतंत्र को अपनाया गया। अगर वर्तमान स्थिति देखें तो अब पूरे वर्ल्ड में 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेसी को अपनाए हैं, ठीक है। देखो, तभी के जो लोकतंत्र में और अभी के जो लोकतंत्र है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तभी के लोकतंत्र में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था, ना ही दासों का अधिकार था। कुछ ऐसे ही पुरुष थे जिनको ये राइट्स दिया गया था कि वो वोट दे सके और किसी भी टॉपिक पर विचार विमर्श कर लिए वो उस बैठक में भाग ले सके, ठीक है। हमने ये समझने का प्रयास किया कि डेमोक्रेसी का आगमन कहाँ से हुआ, इसका विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ, ठीक है। देखो, लोकतंत्र को समझने से और भी बेहतर है कि एक बार समानता को हम समझ लेते हैं कि समानता क्या होता है। देखो, समानता का अर्थ होता है कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हो, ठीक है, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक है। सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अवसर, सम्मान मिले और सामाजिक समूह में सबके साथ अच्छे से व्यवहार के साथ, सम्मान के साथ जी सकें। ये समानता का अर्थ होता है। देखो, समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी लोग हर दृष्टि से एक जैसा हो, बल्कि इनका अर्थ ये होता है कि सभी को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। तो ये समानता का अर्थ होता है। देखो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, एक बार हम समझ लेते हैं इन 5 आर्टिकल को। आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समानता, अर्थात विधि के समक्ष समानता। यानी कानून के नज़र में सभी समान हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर के एक छोटे निचले कास्ट के भी जाति हैं, उन दोनों का वही अधिकार है कानून का, जो एक गरीब को है, एक अमीर को। अगर मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति वही जुर्म करता है और एक अमीर व्यक्ति वही जुर्म करता है, तो दोनों कानून के नज़र में समान है और दोनों को वही सज़ा दिया जाएगा। तो आर्टिकल 15 कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव ना करें। तो आर्टिकल 16 कहता है सरकारी नौकरी में समान अवसर, अर्थात सरकारी जो नौकरी में है किसी भी के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
और 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अर्थात छुआछूत की भावना को खत्म किया जा सके। और आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता है कुछ चीज़ों को छोड़ करके। ठीक है, तो क्लास को हम आगे बढ़ते, ये सारी चीज़ें इस पीपीटी में लिखा हुआ है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये लोकतंत्र के खिलाफ तर्क ये हम लास्ट में कंप्लीट करेंगे, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क ये भी हम लास्ट में कंप्लीट करेंगे। देखो लोकतंत्र क्या है, इनको हमने समझने का प्रयास किया, लोकतंत्र क्या है। ठीक है, और हमने ये समझा कि डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोक्रेसी, डेमोस प्लस क्रेटस। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेट्स का अर्थ होता है शासन, यानी जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। और हमने ये भी समझ लिया कि लोकतंत्र का विचार कहाँ से आया, तो ये प्राचीन यूनान से आया है, इनको भी हमने समझ लिया। ठीक है, अब लोकतंत्र क्यों आया, पहले राजतंत्र था, अब लोकतंत्र कैसे आया। देखो सीधी बात है कि प्राचीन समय से लेकर के मिडिएवल पीरियड तक राजा का ही शासन होता था। देखो राजा को जनता नहीं चुनते थे, बल्कि वो वंशानुगत अपने पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनता था और जनता पर शासन करता था। और जनता के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं था कि वो अपना निर्णय ले सके, अपना विचार को रख सके। ये लोकतंत्र जनता पे हावी था। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे लोकतंत्र को समझा लोगों ने और लोकतंत्र को अपनाया, ये हमने समझ लिया। ठीक है, और लोकतंत्र की परिभाषाएं हमने ये भी समझ लिया है। अब्राहम लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी इज़ द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ये हमने समझ लिया। ठीक है, लोकतंत्र के मूल तत्व, देखो लोकतंत्र के जो मूल तत्व हैं वो हैं जनता अर्थात पीपल, और ये सबसे बेस्ट उदाहरण है, हमने एग्जाम्पल के साथ समझाता लोकतंत्र के लिए। ठीक है, और संविधान क्या कहता है लोकतंत्र के बारे में, इसको भी थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। देखो संविधान क्यों आया, देखो संविधान से पहले लोकतंत्र जरूरी है। अगर जिस भी कंट्री में अगर लोकतंत्र ना हो वहाँ संविधान नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक लोकतंत्र का विचार नागरिकों के अंदर में ना हो तो संविधान का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे संविधान में लोकतंत्र की बात कही गई है, और इसको भी हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बस इतना आप याद रख लीजिए। ठीक है, चुनाव ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि चुनाव भी कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, अर्थात निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। यानी कि इसमें चुनाव के लिए विकल्प होना चाहिए, यानी कि एक से अधिक पार्टी का होना, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना। ठीक है, जिससे कि आदमी किसी के भी दबाव में वोट ना कर सके, तो ये है। और क्या कहते हैं, वोट वैल्यू सब पर समान हो, यानी कि वोट जो वैल्यू है, वोट वैल्यू सब पर समान हो, यानी कि पर पर्सन पर वोट होना चाहिए, सभी के वोटों का मूल्य बराबर होना चाहिए। तो ये हम समझेंगे और आगे की क्लास में कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, इस सारी चीज़ों को हम डिटेल से कवर करेंगे। तो कानून के बारे में भी हमने समझा कि संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि सभी व्यक्ति कानून के नज़र में समान है और सब पर एक ही कानून लागू होता है। ठीक है, देखो एक वर्ड है अधिकार। ये अधिकार क्या होता है, देखो अधिकार का अर्थ होता है कि हमें सरकार के अगेंस्ट में एक गारंटी दी जाती है। ठीक है, उसी को हम अधिकार कहते हैं। इनको विस्तार से पढ़ेंगे, एक बेहतर कक्षा में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, स्वतंत्र तो न्यायपालिका ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टर है, क्योंकि देखो संविधान का रक्षक स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका को ही संविधान का रक्षक कहा जाता है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा कि लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं, हमने पढ़ा था लोकतंत्र के 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, एक आता है आद्य लोकतंत्र, उसका अर्थ होता है कि वो लोकतंत्र के भी पहलू को समझता है, एक्सेप्ट करता है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी समझने का प्रयास करता है। ठीक, उसको लागू करता है। ये हमने कंप्लीट किया है। तो आगे का टॉपिक क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमने ये भी समझा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जिसमें जनता सीधे तौर पर भाग लेती है शासन में। तो इनमें कुछ वर्ड दिया गया है जिसका अर्थ होता है रेफरेंडम, इनको समझते हैं।
देखो रेफरेंडम का अर्थ होता है कि जो भी कानून है, जो भी संविधान संशोधन सरकार करना चाहती है, उसमें जनता से मतदान करके निर्णय लेता है, उसी को हम रेफरेंडम कहते हैं। ठीक है। देखो उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सरकार है, कोई नया संविधान लागू करना चाहती है, तो जनता से वोट लेकर निर्णय लेती है, इसे ही रेफरेंडम कहते हैं। ठीक है, हमने ये समझा। इंटीग्रेटिव का अर्थ क्या होता है, तो इसी का उल्टा है। यहाँ सरकार जनमत संग्रह करवाता है, और इंटीग्रेटिव में होता है कि जनता खुद ही कानून का प्रस्ताव रखती है और सरकार को उसी विचार या मतदान कराने के लिए बाध्य करती है। तो इंटीग्रेटिव का अर्थ ये होता है। ठीक है। अब वर्ड आता है रिकॉल। ठीक है, रिकॉल का भी मीनिंग समझ लेते हैं। देखो रिकॉल का अर्थ होता है, हमें अभी आपको पहले ही समझाया कि कोई भी पार्टी को अगर हम वोट देते हैं और वो सरकार बनाता है, तो वो जनता पर शासन करता है। मान लीजिए वो जिस रिप्रेजेंटेटिव को हमने चुन के भेजा था, अगर वो अयोग्य सिद्ध हो जाए, उनकी व्यवस्था जनता नकार दे और उनके कामकाज से जनता खुश ना हो, तो उसको पद से हटा सकता है, उसी को कहते हैं रिकॉल। ठीक है। एक होता है प्लेबिसाइट, इनको भी समझते हैं। प्लेबिसाइट का अर्थ क्या होता है, जैसे इसका अर्थ ये होता है कि मान लीजिए कि कोई देश हो या कोई व्यवस्था हो, अगर वहाँ के लोगों को पसंद ना आए, तो वो अपने इच्छा अनुसार उस चीज़ को निर्णय ले सकता है और वो मंजूरी कर सकता है कि हम इस देश में रहें या इस व्यवस्था को हम लागू कर सकते हैं, और इनको आप माने या ना माने। ठीक है, ये उन पे डिसाइड करता है। इनका अर्थ ये होता है। इनका बेस्ट जो एग्जांपल है वो है स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया रेफरेंडम क्या होता है, इंटीग्रेटिव क्या होता है, रिकॉल क्या होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में भी हमने समझ लिया था कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। इसमें जनता प्रतिनिधि चुनती है। उदाहरण तो हमने पढ़ा था भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। लोकतंत्र के सिद्धांत, हमने समानता के बारे में समझ लिया कि समानता क्या होता है, यानी कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, अर्थात जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, सभी लोग हर दृष्टि से अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़े और समान अवसर उसको दिया जाएगा। हमने लिबर्टी के बारे में प्रीएम्बल में ही कंप्लीट कर लिया था, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो न्याय यानी जुडिशरी, इनको भी हमने समझ लिया है। ठीक है, वो हम प्रीएम्बल चैप्टर में इसको समझ लिए हैं। बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारा। ठीक है, भाईचारा यानी कि आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, तो देखो यहाँ खास करके इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया विविधताओं वाला देश है, इसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग नस्ल के लोग रहते हैं। उनके साथ भाईचारा की भावना को जागरूक करना। ठीक है, जन भागीदारी यानी कि सभी लोग देश के हित में काम करें और देश की शासन में भाग लें, इन सब के बारे में है। देखो लोकतंत्र के जो पिलर हैं अर्थात स्तंभ हैं, इनको समझते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखो विधायिका का अर्थ होता है कि जो भी व्यक्ति संसद में बैठता है उसको विधायिका कहते हैं, और जो भी कानून को बनाता है और कानून को लागू करता है उसको कार्यपालिका कहते हैं, और जो कानून का समीक्षा करे और उसका निर्णय ले, वो कानून सही है या जनता के हित में है या नहीं है, उसको हम न्यायपालिका कहते हैं। देखो लोकतंत्र में सबसे अच्छा है कि स्वतंत्र मीडिया का होना। देखो आप आर्टिकल 19 में पढ़ते हो कि कई तरह की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, आप पढ़ते हो बोलने का स्वतंत्रता, सभा करने का स्वतंत्रता, किसी भी जगह जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये बहुत सारे स्वतंत्रता की बात करता है। तो हम ये जब आर्टिकल पढ़ेंगे उनमें सही से पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लोकतंत्र के आवश्यक गुण, इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। वैसे हमने सारा पढ़ लिया है। देखो लोकतंत्र के जो आवश्यक गुण है, यानी स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वयस्क मताधिकार होना चाहिए, यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, जो कि इंडिया में 18 ईयर्स से है, और संविधान का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने ये सब चीज़ को समझ लिया था, और हमने ये भी समझा था कि इंडिया में बहुदलीय व्यवस्था है, जिसके कारण लोकतंत्र का एक अच्छा उदाहरण है। स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र मीडिया होना चाहिए जो अपना पक्ष रखे, और विपक्ष का भी होना इसमें बहुत अहम रोल निभाता है। तो ये सारे टॉपिकों को हमने समझ लिया है। देखो भारतीय लोकतंत्र, इसको एक नज़र देख लेते हैं। भारत में संसदीय लोकतंत्र है, संघीय व्यवस्था है,
संसदीय प्रणाली है, सार्वभौमिक व इसके मताधिकार हैं। तो देखो, भारत पूर्ण संघीय व्यवस्था नहीं है बल्कि अर्ध संघीय व्यवस्था है, इन चीज़ को याद रखना है। लोकतंत्र और संविधान, देखो संविधान सर्वोच्च होता है, रूल ऑफ लॉ, हमने ये पढ़ा है। फंडामेंटल राइट दिया गया है लोकतंत्र के लिए, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 में दिया गया है। डीपीएस में भी सब लोकतंत्र की बात कही गई है। लोकतंत्र बनाम गणतंत्र, देखो लोकतंत्र और गणतंत्र, जनता का शासन होना चाहिए, निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिए। देखो लोकतंत्र में ये है कि मान लीजिए कि किसी भी देश का सरकार वो जनता के द्वारा चुना जाता है, लेकिन गणतंत्र का अर्थ होता है कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर जनता के द्वारा चुना जाए और प्रत्यक्ष रूप से, वो गणतंत्र कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिटेन और भारत की तुलना करें तो ब्रिटेन एक तरह से लोकतंत्र ही है, वो गणतंत्र नहीं है, ठीक है। इंडिया गणतंत्र है क्योंकि इंडिया का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो उनका चुनाव किया जाता है, ना कि नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। चुनाव आवश्यक क्यों है ये हमने समझ लिया है, वंशानुगत शासन नहीं, ठीक है। लोकतंत्र बनाम राजतंत्र में एक बार समझ लेते हैं कि जनता सर्वोच्च होती है लोकतंत्र में, और राजतंत्र में राजा सर्वोच्च होता है, ठीक है। राजा वंशानुगत होता है और इसमें चुनाव के जरिए सरकार बनाता है, ठीक है। लोकतंत्र के लाभ और लोकतंत्र की कमियां, देखो लोकतंत्र में समझ लेते हैं कि उत्तरदायी सरकार होता है, यानी जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, समानता का ख्याल रखा जाता है, स्वतंत्रता का ख्याल रखा जाता है, अधिकारों का सुरक्षा रखता है, अधिकारों का गारंटी दी जाती है। इनमें विकास और डेवलपमेंट की बात की जाती है। लोकतंत्र की कमियां हैं कि भ्रष्टाचार होता है। अब मान लीजिए कि जब इलेक्शन होता है, पार्टी अपना कैंडिडेट को जिताने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, नए नए हथकंडे अपनाते हैं, जिसके कारण काफ़ी पैसे खर्च होता है, ठीक है। और धन का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है, जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। आप इलेक्शन के टाइम में देखते हो कि आपस में सामाजिक लोग आपस में एक दूसरे से लड़ जाते हैं और वोटिंग के लिए। धीमी निर्णय की प्रक्रिया, ये हमने समझा था कि लोकतंत्र में निर्णय लेट होता है, लेकिन हाँ लेट होता है लेकिन दुरुस्त होता है, ठीक है। ये हमने समझा लोकतंत्र के लाभ और लोकतंत्र की कमियां। लोकतंत्र को मजबूत कैसे बनाएं ये भी हम समझते हैं। देखो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और जाकर के शिक्षा बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि जब तक शिक्षा ना हो आप लोकतंत्र के बारे में नहीं समझ सकते हैं। संविधान का सम्मान होना चाहिए, नागरिक जागरूकता फैलाना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। इन सारे चीज़ें लोकतंत्र को मजबूत करती है, ठीक है। देखो हमने ये समझ लिया कि डेमोक्रेसी शब्द कहाँ से आया है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, भारत किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो सवाल आपसे ये है कि आप हमें ये बताइए कि कमेंट में डेमोक्रेसी किन शब्दों से बना है, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, भारत किस प्रकार का लोकतंत्र है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, इनको आपको बताना है, ठीक है। ये आपसे सवाल है। अब क्वेश्चन को लगा लेते हैं। देखो विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक देश भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे कंट्रीज़ हैं जो लोकतंत्र के देश हैं, ठीक है। हमने भी ये भी समझा लोकतंत्र जो भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक में दिया गया है। हमने समानता पर लिया है फिलहाल 14 से 18 लेकर के, ठीक है। देखो लोकतंत्र फंडामेंटल राइट्स में क्या करता है, देखो समानता 14 से 18, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता की बात करती है। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता की बात करती है, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करती है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का बात करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो साथियों, हमने पिछली कक्षा में ये पढ़ा था कि संविधानिक उपचार को, संविधान का आत्मा किसने कहा है। ये सवाल आपसे है कि संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को किसने कहा है। कमेंट बॉक्स में आप इनका जवाब दीजिएगा, ठीक है।
तो सवाल अब देखो, डेमोक्रेसी तो कंप्लीट हो गया, हमने सब पढ़ा लिया डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी कितने प्रकार के होते हैं, और हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि पार्टिसिपेशन के बारे में समझा, कि प्रत्यक्ष भागीदारी और प्रत्यक्ष भागीदारी को समझा। ठीक है, हम इन सबको पीपीटी आप दे देंगे और हैंड राइटिंग नोट को भी आप प्रोवाइड करा देंगे आप टेलीग्राम पे। ठीक है, आप वहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से ले गया है। ऑप्शन एक है लेटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी इंग्लिश। तो इनका जो राइट आंसर है वो ग्रीक है। अभी हमने समझाया कि डेमोक्रेसी दो शब्दों से बना है, एक डेमोस अर्थात क्रेट्स, ये दोनों भाषा यूनान से हैं, यूनान से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत किस प्रकार का लोकतंत्र है। ऑप्शन एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र राजतंत्र या तानाशाही। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है। यानी सवाल ये है कि लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा पावर किनके पास होती है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी न्यायपालिका। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है जनता। ठीक है, हमने इसका एक अच्छा उदाहरण समझा कि लोकतंत्र जनता का ही शासन है और जनता के द्वारा किया गया ही शासन लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन ने इनका थ्योरी दिया था, डेमोक्रेसी इज़ द रूलिंग ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो कल हम डेमोक्रेसी के लगभग 15 क्वेश्चन को लेके आएंगे और उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। लोकतंत्र केवल मतदान नहीं बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और अधिकारों की रक्षा और संविधान के प्रति सम्मान का नाम है। ये लोकतंत्र का डेफिनेशन है। थैंक यू। आप लोगों को क्लास कैसा लगा ये बताइएगा। और हमने डेमोक्रेसी के बारे में सारा डिटेल और से भी दे रखा है कि डेमोक्रेसी पीपल ऑफ पार्टिसिपेशन यानी जनता की भागीदारी, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन प्रत्यक्ष भागीदारी और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन और प्रत्यक्ष भागीदारी, ये हमने दे रखा है। अब इसको एक बार देख लीजिएगा। इलेक्शन और वोट, देखो जनता द्वारा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करता है। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, हमने समझ लिया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वतंत्र आयोग, निर्वाचन आयोग होना चाहिए, चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए और जनता को विकल्प प्रदान करना चाहिए। तो इनका अर्थ है कि बहुदलीय परंपरा की ये बात कर रहा है। ठीक है, हम ये भी समझें कि जनता के पास यूनिवर्सल राइटिंग होना चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट कंट्री विच प्रोवाइड यूनिवर्सल वोटिंग राइट फॉर इट्स सिटीजन वाज न्यूजीलैंड इन 1893। तो हमने ये समझने का प्रयास किया था, न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश था जिसने नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया। ठीक है, भारत में जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन वहाँ के लोगों को वोटिंग राइट्स दिया गया। और वोटिंग राइट्स में जो एज घटाया है वो भी हमने देख लिया। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 को वोटिंग राइट्स 21 से घटाकर 18 कर दिया है। तो हमने ये भी समझा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। शायद इनके बारे में हम बता चुके हैं, क्लास में एक बार देख लीजिएगा कि न्यूजीलैंड सबसे पहला कंट्री था जिन्होंने यूनिवर्सल वोटिंग राइट दिया। उसके बाद रूस, उसके बाद जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, इन्होंने इन डेटों को यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स दिया। ठीक है, इसमें कुछ और भी चीज़ें लिखा हुआ है, एक बार एक नज़र देख लीजिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह मांग यूरोप में तेज़ी से फैलने लगी। 1920 में अमेरिका ने और 1948 में ब्रिटेन ने वुमेन वोटिंग राइट्स दिया। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन, इन सब चीज़ों को हमने देख लिया है। देखो डेमोक्रेसी रूलिंग सिस्टम क्या है, एक नज़र देख लीजिएगा। भारत सरकार ने शिक्षा के लिए कार्यक्रम चलाए, आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन के बारे में है, एक नज़र आप देख लीजिएगा। इन सारे चीज़ों को एक बेहतर नज़र से देख लीजिएगा। ठीक है, तो
क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो क्लास कैसा लगा आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।